चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये जो कहानी है ये हमें श्रीपाल ने भेजी है, तो चलिए इनकी कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा नाम श्रीपाल है। बात आज से कई साल पुरानी है। जहाँ तक मुझे याद है इस घटना को घटे हुए 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। उस समय मैं उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। दरअसल मेरा काम तो जल्दी ही खत्म हो जाया करता था और लगभग शाम के 7 या 8 बजे तक मैं अपने घर पर पहुंच जाया करता था। लेकिन वो दिन मुझे काम करते करते काफी समय हो चुका था और जब मैं स्टेशन के बाहर निकला तो पाया कि बाहर तो कोई भी सवारी ही नहीं थी जो मुझे मेरे घर तक छोड़ देती। उस स्टेशन के बाजू में ही बड़ा सा कब्रिस्तान था जो कि वीरान हो चुका था। उस कब्रिस्तान को अंग्रेजों के जमाने में ही बंद कर दिया गया था। तब से लेकर वो कभी खुला ही नहीं। उस कब्रिस्तान के बारे में मैंने बहुत सारी अफवाहें सुन रखी थी, लेकिन हाँ, मैंने कभी कोई भी वहां पर भूत, चुड़ैल या आत्मा इसको नहीं देखा था और ना ही तो कभी दूसरे लोगों की तरह मैंने किसी शक्ति को अपने आस पास महसूस किया था। वो दिन की बात है जब मैं रात के समय बाहर निकला स्टेशन से और देखा कि कोई भी सवारी नहीं बची है। मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी बात यह भी थी कि स्टेशन भी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, मानो अब स्टेशन भी एक कब्रिस्तान के जैसा वीरान हो चुका था। और फिर जब मैं अपने घर के लिए निकल रहा था तो मैं जानता था कि मुझे लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा ही। वो जो कब्रिस्तान था वो स्टेशन के उस ओर पड़ता था जिसे पार करके मुझे अपने घर पर जाना था। मैं धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था। तभी मैंने देखा जो कब्रिस्तान का गेट लोखंड का था और पता नहीं कई साल पुराना, वो एकदम से टूटा फूटा था लेकिन बंद था। मैंने पाया कि वो गेट चिरमिराती हुई आवाज के साथ आगे पीछे हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हवा के झोंकों के साथ आगे या पीछे हो रहा है। लेकिन डरा देने वाली बात यह थी कि वहां पर हवा का नामो निशान नहीं था और वो इतना पुराना लोखंड का गेट था कि अजीब सी कान को चुभने वाली आवाजें कर रहा था। उस सुनसान और अंधेरे रास्ते में उस लोखंड के गेट की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मानो अगर मेरी जगह शायद कोई और होता कमजोर दिल वाला तो वो वहां से भागकर फिर से स्टेशन पर चला जाता। लेकिन स्टेशन पर भी कोई नहीं था क्योंकि स्टेशन भी अब एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। मैं वहां पर 1 मिनट के लिए रुक गया और उस गेट की ओर आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि गेट अपने आप कैसे आगे पीछे हो रहा है, जबकि गेट पर तो संकलियां लगी हुई थी। वो संकली भी जंग खाकर एकदम ही खराब हो चुकी थी। मैं उस गेट के पास गया और जाकर गेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये देखना चाह रहा था कि ये आगे पीछे क्यों हो रहा है। तभी मानो ऐसा लगा कि कोई गेट को पकड़कर जानबूझकर हिला रहा है। मैंने अपनी पूरी ताकत से गेट को पकड़ा हुआ था। इसके बावजूद वो गेट आगे पीछे अब भी हवा के झोंकों की तरह हिल ही रहा था। मुझे ये बात सच में बहुत अजीब लगी। मैंने तुरंत उस गेट पर से हाथ उठाया और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता एकदम सुनसान होने की वजह से वो गेट की चिरमिराती हुई आवाज मुझे काफी दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं लगभग 2 मिनट तक पूरी तेजी के साथ आगे चलता रहा और जब 2 मिनट के बाद मुझे वो आवाज आना बंद हुई तब मानो मैंने एक चैन की सांस ली। मुझे लगा कि जो भी खतरा था वो टल चुका है, लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि अब मुझे अपने साथ किसी के होने का महसूस हो रहा था। जैसा जैसा मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसा वैसा ही किसी और के कदमों की आवाज मैं बिल्कुल साफ सुन पा रहा था। वो इतना सुनसान रास्ता था कि मानो अगर मैं जेब से 1 रुपए का सिक्का निकालकर भी जमीन पर गिरा देता तो उसकी भी आवाज गूंजते हुए मुझे सुनाई देती। वैसे तो मैं कभी भी अपने घर पर पैदल गया ही नहीं था,
यानी कि जब भी घर से आने का होता था स्टेशन या स्टेशन से घर जाने का होता था तो हमेशा ही मैं सवारी से आता जाता था। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कोई सवारी नहीं मिली। मेरा घर वहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर था। एक तो दिन भर की काम की थकान इतनी ज्यादा थी कि अब चलना भी मुश्किल हो रहा था और मैं जानता था कि 1-1.5 घंटा तो मुझे चलना ही पड़ेगा घर पहुंचने। और फिर कुछ दूरी पार करने के बाद अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई मेरे साथ में नहीं चल रहा, बल्कि वो मेरे कंधे के ऊपर बैठा हुआ है। मुझे इतना ज्यादा वजन लग रहा था कि 10 कदम भी आगे चल पाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैं रास्ते के बीचों बीच बैठ गया। और जब मुझे ऐसा लगा कि वो अदृश्य व्यक्ति मेरे कंधे से नहीं उतर रहा है तो मैं रास्ते के बीचों बीच ही लेट गया। लेटते ही साथ वो जो आत्मा थी वो मेरी छाती के ऊपर आकर बैठ गई और उसका वजन भी इतना ज्यादा था कि मानो ऐसा लग रहा था एक बड़ा सा पत्थर किसी ने मेरी छाती पर रख दिया है। मैं चाह रहा था कि वो हट जाए और इसीलिए मैं औंधा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं उल्टा लेटा तो मानो वो बुरी आत्मा मेरी पीठ के ऊपर आकर बैठ गई और इस बार मुझे उसका वजन पहले से कई ज्यादा महसूस हो रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसीलिए झट से खड़ा हुआ और तेज गति के साथ अपने घर की ओर भागने लगा। शुरुआत में तो मुझे उसका वजन महसूस हुआ ही नहीं, लेकिन फिर कुछ ही समय में दोबारा ऐसा लगने लगा जैसा कि कोई मेरे कंधे के ऊपर आकर बैठा हुआ है। मैं ऊपर वाले का नाम लेना शुरू कर दिया। मैंने वैसे भी कई बार सुन रखा था कि कोई भी बुरी शक्ति अगर तुम्हें घेर ले तो उसमें सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए जो तुम्हें बचा सकता है। लेकिन मानो उस समय ऐसा लग रहा था कि उस बुरी शक्ति को भगवान के नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे ऊपर से हटने को तैयार ही नहीं थी। और फिर तब अचानक से मुझे आइडिया आया। वो ये था कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहां से लगभग 10 या 15 मिनट की दूरी पर ही एक मंदिर था। तभी ही मैंने सोच लिया कि कैसे भी करके मुझे उस मंदिर तक पहुंचना ही पड़ेगा। मैं जैसा तैसा अपने आप की पूरी ताकत इकट्ठा करके मंदिर तक पहुंच ही गया। मैं जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा कि वो शक्ति एकदम से गायब हो गई। एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, जब दूर से ही वो मंदिर मुझे दिखाई दिया तब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, लेकिन अब वजन पहले से 4 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। जब मंदिर का गेट मेरे से लगभग 10 कदम की दूरी पर था तब तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं जमीन पर रेंगता हुआ मंदिर के गेट तक पहुंचा, क्योंकि वजन सिर्फ बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से मुझे जमीन पर बैठना पड़ा और फिर रेंगते हुए उस मंदिर के गेट तक मैं पहुंच गया। जैसे ही गेट पर पहुंचा तुरंत मंदिर के अंदर चला गया और बना ही लिया था अब कुछ भी हो जाए पूरी रात मैं मंदिर में ही गुजारूंगा, और सुबह होने तक मैं मंदिर में ही था। फिर अगले दिन भी मैं जब अपने काम के लिए गया तो मंदिर से ही निकलकर स्टेशन गया। वहां जाकर मेरे साथ में जो लोग काम करते थे उन लोगों को ये घटना बताई तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम तो तुझसे पहले ही कहते थे, लेकिन तू इन सब बातों को अफवाह समझता था और इन सारी बातों पर तू विश्वास नहीं करता था। शायद अब तुझे समझ आ गया होगा कि हम तुझसे क्यों कहते थे बार बार। इस घटना के बाद लगभग मैंने 8 महीना और उसी स्टेशन पर काम किया, लेकिन वो पूरे 8 महीने में मैं जल्दी ही काम खत्म करके निकल जाया करता था और अपने घर पर जल्दी ही पहुंच जाया करता था। पता नहीं वो क्या चीज थी और मेरे पीछे क्यों पड़ी, लेकिन हाँ, जब भी मैंने ये घटना किसी और को बताई उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही कि वो एक बुरी आत्मा थी और सिर्फ तुझे परेशान कर रही थी। अगर उस समय शायद मंदिर नहीं मिलता तो हो सकता था कि वो मेरी जान भी ले ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी श्रीपाल जी की कहानी। अगली कहानी पर बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो दूसरा चैनल है
घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी का। उस पर कल 1 घंटे की लॉन्ग वीडियो आएगी, तो जाकर उसे ज़रूर सुनना। उसका लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप में से कई सारे लोग मुझसे अभी भी लॉन्ग ऑडियोज़ की डिमांड करते हैं, इसीलिए घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी चैनल पर अब जितने भी वीडियोज़ आएंगे भूत की कहानियों वाले, वो सब 1 घंटे के होंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रमेश जी ने भेजी है, जो कि पुणे के रहने वाले हैं। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी घटना पर आते हैं। रमेश जी बताते हैं, ये घटना मेरे साथ पुणे में ही घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं एक रात में अपनी रिक्शा लेकर यहाँ से वहाँ घूम रहा था ताकि मुझे कोई भाड़ा मिल जाए। तभी अचानक मुझे एक भाड़ा मिला। वो भाड़े ने जिस जगह का एड्रेस दिया वो एक बॉयज़ हॉस्टल है और वहाँ पर अक्सर भूतिया घटनाएं घटते रहती हैं। मैं उस हॉस्टल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर जिस किसी को भी पता करना है तो वो गूगल पर सिर्फ इतना लिख सकता है, हॉन्टेड हॉस्टल्स इन पुणे। तुरंत ही उसी हॉस्टल का नाम पहले नंबर पर आप लोगों को देखने मिल जाएगा। कहा जाता है कि रात के समय वहां पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिल ही जाती है। मैंने भी कई बार वहां की घटनाएं सुनी हुई थी, लेकिन ना ही तो कभी देखा था और ना ही कभी महसूस किया था। जब मुझे भाड़ा वहां का मिला तो रात के कुछ 11 बज रहे थे। वो एक लड़का था। उस हॉस्टल के बाहर वो उतर गया। आसपास एकदम शांत माहौल था। मैं उसे देखकर हैरानी से पूछने लगा कि आपको जाना कहाँ था? आप यहाँ तो उतर गए, यहाँ से जाएंगे का? उसने उस हॉस्टल की तरफ इशारा किया। जैसे उसने वहां की तरफ इशारा किया, मैं तभी ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उससे ना पूछना ही मैंने ठीक समझा। मैंने अपने पैसे लिए और रिक्शा को कुछ वहां से थोड़ी आगे दूरी पर रुका दिया। रिक्शा से उतरकर मैं उस लड़के को देखने लगा कि वो लड़का क्या करता है और कहाँ जाता है। मैं चुपचाप उसे देख रहा था कि मैंने देखा वो लड़का थोड़ी दूरी पर जाने के बाद एकदम से गायब हो गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का जो कि हवा के झोंके की तरह एकदम से गायब हो गया हो। मैं वहीं पर खड़े होकर दूर से और अपनी आंखों पर जोर डालकर देखने लगा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं उसे अभी ढूंढ ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हुआ। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ये वही लड़का था जो रिक्शा में बैठकर मेरे साथ यहाँ पर आया था। वो मुझे देखकर एक अजीब सी डरावनी हंसी हंसने लगा। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा था और मैं खुद को ये समझा रहा था कि ये लड़का मेरे पीछे कैसे आया होगा। तभी ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, उसी हॉस्टल की तरफ ले जाने लगा। लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और दौड़ता हुआ अपनी रिक्शा की तरफ भाग आया। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं भाग रहा था अपनी रिक्शा की तरफ आने के लिए, तब वो भी भागते हुए मेरा पीछा कर रहा था। मैंने रिक्शा चालू की और तुरंत वहां से रिक्शा को भगाते हुए निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने अपनी रिक्शा को रोका और वहीं खड़े होकर पानी अपने चेहरे पर मारा। ये सोचने लगा कि क्या आज जो घटना मेरे साथ हुई वो सच थी या वो मेरा वहम था। मुझे आज भी इस बात का जवाब नहीं मिला। वैसे तो मैं पुणे में कई सालों से रिक्शा चलाता आया हूँ, लेकिन मुझे आज तक वैसा भाड़ा नहीं मिला। लेकिन हाँ दोस्तों, मुझे उसके बाद में भी 2-4 भाड़े लगभग मिले थे, जो कि रात के समय मिले और उसी हॉस्टल के आसपास का उन्होंने पता बताया था। मुझे उस हॉस्टल से इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि मैंने उस भाड़ों को साफ मना कर दिया और वहाँ जाने की हिम्मत दोबारा कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी के साथ घटी एक छोटी सी आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है, ये कहानी
मीरा रोड से सलीम भाई ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। बात है 1992 की, जब मैं मीरा रोड शिफ्ट हुआ था। दरअसल उससे पहले मैं जोगेश्वरी में रहा करता था, लेकिन कुछ पैसों की वजह से मुझे अपना घर बेचकर मीरा रोड शिफ्ट होना पड़ा। जब मैं मीरा रोड शिफ्ट हुआ तो मुझे राहुल टावर में घर मिला। नया नगर में ये बहुत ही ज्यादा फेमस टावर था। जब मैं उस टावर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैंने वहां पर घर खरीद लिया। लेकिन घर खरीदने से पहले मैं ये नहीं जानता था कि राहुल टावर पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था। जब मैं वहां पर शिफ्ट हुआ तो मुझे पता चला कि ये पहले हॉस्पिटल था। यही नहीं, जो राहुल टावर का कॉरिडोर था वो भी हॉस्पिटल जैसा ही था। मुझे वहां शिफ्ट होने के कुछ 1.5 महीने के बाद और भी काफी सारी सच्चाइयां पता चली। उससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था। हमारी फैमिली में कुल मिलाकर 12 लोग रहते हैं और जो हम लोगों ने घर लिया था वहां पर वो 1 BHK का लिया था। जब हम लोग वहां पर शिफ्ट हुए तो मैं अपने काम के लिए रोजाना सुबह में अपने पुराने घर के पास यानी कि जोगेश्वरी, मेरी वहां पर दुकान थी, तो वहीं चला जाया करता था और घर पर रात में 10 बजे तक आता था। शुरू के 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। मुझे अच्छे से याद है जब 4 या 5 दिन के बाद मैं एक शाम में अपने घर लौटा तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि घर में मुझे कुछ अजीब सा ही लगता है। इसके साथ मेरी माँ का ये भी कहना था कि घर में ऐसा लगता है कि कोई तो है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ महसूस होता है। मैंने मेरी माँ की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ संडे का दिन था तो मेरी छुट्टी थी। हम सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। जिस समय मैं राहुल टावर शिफ्ट हुआ था उस टावर में बहुत कम घर में ही लोग रहा करते थे। अब संडे का दिन वैसे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से परेशान था। तो मैं सुबह में उठकर परेशानी में मेरी पत्नी से कहने लगा कि आज भी मुझे काम पर जाना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आज तो मार्केट ही पूरा बंद रहेगा, इस वजह से घर पे ही रुकना पड़ेगा। उसने भी कहा कि ठीक है। मैं जब घर पे बैठा हुआ था तब कुछ दोपहर के 2:30 बजे हमारे घर के दरवाजे पर डोरबेल बजी। मैंने जब दरवाजा खोला तो बिल्डिंग का वॉचमैन था। उस वॉचमैन ने मुझसे कहा कि आप लोग यहाँ पर नए आए हो, मुझे पता चला। मैंने कहा तो 5 दिन के बाद तुम्हें ये बात पता चल रही है क्या? वो मुस्कुराया, कहने लगा साहब कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा दिक्कत? किस बात की दिक्कत? वो कहने लगा कि दरअसल इस बिल्डिंग में जो भी रहता है उसे कोई ना कोई बात की दिक्कत होती है, इसीलिए ज्यादातर लोग इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने कहा इस घर को यानी कि? तो वो बस मुस्कुराया और कहने लगा कि क्या आपको नहीं पता कि आपसे पहले 3 लोग इस घर में रहने के लिए आए थे और तीनों ने सिर्फ 1 ही महीने में इस घर को छोड़ दिया। मैं उसकी बात को समझ पाता इससे पहले वो मुझसे कहने लगा जब आपके पास टाइम हो तब आप नीचे आके मुझे मिलना। उसके बाद शाम के कुछ 5:30 या 6 बजे मैं नीचे उतरा तब वो वॉचमैन मुझे दिखाई दिया। मैं उससे पूछने लगा कि क्या बात है। उसने बताया कि साहब आप लोग जब से यहाँ पर आए हो रहने के लिए तब से मुझे बार बार एक चीज का डर सताता है। मैंने कहा किस बात का? वो कहने लगा कि जो 3 लोग आपसे पहले इस घर में आए थे वो तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तीनों की फैमिली में से एक मेंबर मर चुका था। मैंने कहा वो कैसे? वो कहने लगा कि कहते हैं इस पूरी बिल्डिंग में कोई आत्माएं भटकती है, लेकिन जिस घर में आप रहते हो वो दरअसल इस हॉस्पिटल का मुर्दा घर हुआ करता था। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा। मैं ये सोच में पड़ गया कि क्या पता ये क्या बोल रहा है और इसकी बात में कितनी सच्चाई है। उसने फिर दोबारा मुझसे कहा कि आप लोग भले लोग लगते हो, इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये बात बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोग के भी साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसके बाद आपकी फैमिली में से किसी मेंबर की मौत हो जाए। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा था और तुरंत ही मेरी माँ की मुझे बात याद आ गई। मैंने उससे कहा कि और भी कुछ जानते हो? वो कहने लगा कि जो आपसे पहले यहाँ पर लोग थे उनका ये कहना था कि कई बार ऐसा होता था घर में उन्हें किसी का टच महसूस होता था। मैंने कहा टच यानी? तो उसने मुझे बताया कि ऐसा लगता था कि कोई तो अदृश्य इंसान है
ऐसा लगता था कि किसका हाथ लगा है, किसी का पैर लगा है, लेकिन उनके बाजू में तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता था। उसकी ये बात तो मैंने सुन ली थी और उसके बाद मैं घर पर आ गया। एक तो वैसे ही मैं पैसे का टेंशन लिया हुआ था और दूसरा ये टेंशन। मैंने फिर भी उसकी बात को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या पता था कि आगे चलकर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। उसी रात की बात है, कुछ रात के 9 बजे के आसपास मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स में से 3 लोग, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग, हम चारों हॉल में बैठकर जब टीवी देख रहे थे। जो मेरा सोफा था उसके बाजू में एक टेबल था और उसी टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था। मैंने अचानक से एकदम से पानी का जग उठाने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी को तो टच हुआ, लेकिन मेरे बाजू में सोफे पर कोई नहीं बैठा था। सभी लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। मैं एक बार फिर अपने आसपास देखने लगा और ये सोचने लगा कि क्या मेरा हाथ सोफे से ही तो नहीं टकराया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी इंसान से मेरा हाथ टकराया हो। मैंने उस समय तो पानी का जग उठाया, पानी पीकर जग को वापस रख दिया और फिर अपने कमरे में रात के कुछ लगभग 11 बजे तक सोने चला गया। मुझे हालांकि ये बात भी खटक रही थी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अगली सुबह का मैं बहुत ज्यादा टेंशन लिया हुआ था। मैं अगली सुबह उठा और उठकर अपने काम पर चले गया। जब मैं शाम को काम पर से लौटा तो मेरे घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई, ये तीनों ही लोग नहीं थे। मैंने घर पर घुसते साथ पूछा कि और सब लोग कहाँ हैं? तभी मेरे छोटे भाई के बेटे ने कहा कि चाचा है ना, दादी को लेकर हॉस्पिटल गए हुए हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने बताया कि दादी का पैर जल गया। मैंने कहा वो कैसे? उसका ये कहना था कि पता नहीं दादी किचन में क्या करने के लिए गई थी तो गरम गरम खाने की जो पतीली होती है वो उनके पैर पर गिर गई। मैंने मन में ही ये सोच लिया कि हो सकता है माँ को दिखा नहीं होगा और उनका ही हाथ लग गया होगा, पतीली गिर गई होगी। और वैसे ही मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को देखा। तब तक मेरी माँ की मरहम पट्टी हो चुकी थी। मैं मेरी माँ के पास जाकर बैठा। मेरी माँ धीरे से मेरे कान में बोलने लगी कि इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ देते हैं। उस समय मैं माँ की बात समझा नहीं। मैंने माँ को लिया और रास्ते में आते आते जब मैं और मेरी माँ घर की तरफ जा रहे थे तब मैंने पूछा कि माँ आपने ऐसा क्यों कहा, उस घर को छोड़ देते, क्या बात हुई? माँ ने कहा कि मैं किचन में पानी पीने के लिए गई थी। पानी का जग वॉश बेसिन के पास रखा हुआ था और जो गैस का स्टोव है जिस पर खाना बनता है वो तो काफी दूर है किचन टेबल पर। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी कि अपने आप वो पतीली धीरे धीरे खसकते हुए वॉश बेसिन की तरफ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे जानबूझकर धक्का दे रहा है। और उसके बाद वो पतीली मेरे पैर के पास एक जोर की आवाज के साथ गिर गई। मैं तो बूढ़ी हूँ, भाग भी नहीं सकती थी जल्दी से वहां से, इसी वजह से मेरा पैर जल गया। मैंने जब माँ की ये बात सुना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इसके बाद मेरा जो छोटा भाई मेरी माँ के साथ में ही था वो कहने लगा कि भाई मेरे भी साथ 2-3 दिन से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। उसका कहना यह था कि जब रात में वो सभी लोग हॉल में सोते हैं तब पंखा चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। कई बार लाइट अपने आप चालू हो जाती है। यही नहीं बल्कि साफ स्विच बोर्ड की आवाज भी आती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई तो अदृश्य शक्ति जाके स्विच बोर्ड के बटन्स को बंद कर रही है और चालू कर रही है। उन लोगों की ये बात सब सुनकर मुझे और ज्यादा टेंशन होने लगा। मैं घर के नीचे पहुंचने के बाद मेरे घर के सभी मेंबर से कहा कि आप लोग ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। और मैं नीचे खड़े होकर उस वॉचमैन को ढूंढने लगा। पहले तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहां पर वो बैठता था मैं उसी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने देखा कि वही वॉचमैन कहीं से आ रहा था। मैंने उससे कहा, अरे कहाँ चले गए थे यार आप, ऐसी ही बिल्डिंग को छोड़कर चले जाते हो। मैं थोड़ा गुस्से में भी था। वो कहने लगा कि साहब खाना लेने गया था मेरा। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने जो जो बात बताई थी मुझे लगता है कि वो सारी बातें सच है, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं अब मेरे घर में घट रही है। वो कहने लगा, साहब मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया था
लेकिन आप मेरी बात समझे ही नहीं। ये घर आपको इतना सस्ता इसीलिए मिल गया। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था घर इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि मीरा रोड को वैसे भी कोई इतना पूछता नहीं है, यहाँ ज्यादा लोग रहने के लिए भी नहीं आते हैं। वो कहने लगा, वैसे तो इस बिल्डिंग के सभी घर बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो घर आपको मिला वो उन कीमत की भी आधी कीमत में मिला, तो आप समझिए कि आपको इतना सस्ता घर क्यों मिला। उस बात को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया और अगले दिन तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा जिसने हम लोगों को वो घर बेचा था। मैंने उससे जाके जब पूछताछ की तो वो कहने लगा कि हमें तो ऐसा लगता था कि वो घर मनहूस है हमारी फैमिली के लिए, इसीलिए हम लोगों ने उस घर को बेच दिया। दरअसल जो आदमी का घर पहले था उसका नाम नवाब था। वो कहने लगा कि हम लोगों ने मौलाना को बुलाए थे घर पर और मौलाना ने कहा कि ये घर ठीक नहीं है आप लोगों के लिए, जितना जल्दी हो जाए इस घर को बेच दो। इसके बाद वो ये भी कहने लगा कि हमारे सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमारे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा हम लोगों ने लॉस को झेला है। मुझे उसकी ये बात सुनकर उस समय बस यही लग रहा था कि अब इस घर को मुझे भी जल्द से जल्द छोड़ ही देना चाहिए। इसके बाद मैं तुरंत अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। उससे जाके मैंने पूछताछ की। उसने बताया कि जोगेश्वरी में ही तुझे छोटा मोटा घर तो मिल जाएगा किराए पे, तू उस घर को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बेच दे। मैंने उसकी ये बात सुनी और अपने घर आकर अपने ही घर की पार्टी लगाना शुरू किया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस घर की पार्टी मिलने को तैयार ही नहीं थी। यानी जो कोई भी आता हमारा घर देखने, वो पहली बार में ही देखते साथ मना कर देता। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग घर में ऐसा क्या देखते हैं जिस वजह से कोई भी उस घर को खरीदने को तैयार नहीं है। मैंने जितने में उस घर को खरीदा था, मैं उससे कम कीमत में भी उस घर को बेचने को तैयार था, फिर भी उस घर को कोई खरीदने वाला नहीं था। लगभग और कुछ हफ्ता 2 हफ्ता ऐसी ही चला कि फिर से एक रात जब मैं काम से लौटा तो पता चला कि घर पर बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। वो ये थी कि हॉल का फैन जो कि फुल स्पीड से चल रहा था, वो चलते चलते अपने आप ऊपर से गिर गया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ, और जो नीचे कांच का पानी का जग रखा हुआ था उस जग पर गिरा और वो जग बुरी तरह से फूट चुका था। जग के जो कांच के टुकड़े थे वो हमारी ही फैमिली के 2-4 मेंबर्स को जाकर चुभ भी गए थे, बल्कि जब उस कांच के टुकड़ों को उनके शरीर से निकाला गया तो खून बहने लगा। मुझे उस समय ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने बस अब फैसला कर चुका था कि भले ही इसकी पार्टी मिले या ना मिले, लेकिन इसी महीने मैं अपने घर वालों को लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। जोगेश्वरी में जो मुझे घर मिला वो एक चौल में मिला, सस्ते किराए पर भी मिल रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि हमें इसी चौल में आकर रहना पड़ेगा। वैसे घर बहुत छोटे थे, इसीलिए हमें 2 घर किराए पे लेने पड़े, क्योंकि हमारी फैमिली में 12 मेंबर्स थे। हम सभी लोग उस दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। जब वहां पर हम लोग शिफ्ट हुए तो सब कुछ मानो पहले जैसा ठीक लगने लगा। जो मेरी माँ थी वो कहने लगी कि उस घर में पता नहीं क्यों मेरा दम घुटता था। मेरी पत्नी ने मुझे 1-2 बात और बताई जिसे सुनकर सच में मेरा दिल दहल उठा। उसका कहना यह था कि रात के समय जो ब्लैंकेट ओढ़कर हम सोया करते थे, क्या कभी आपने ये बात को नोटिस किया है कि वो रोजाना सवेरे ब्लैंकेट बिस्तर पर होती ही नहीं थी, वो तो अपने बेड के नीचे पड़ी होती थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब मुझे याद आया कि सच में ये बात तो जो ये कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे कहा कि हाँ, ये अब मुझे याद आ रहा है। उसने कहा कि ऐसा रोज रात में होता था। मुझे कई बार ऐसा बिल्कुल साफ महसूस होता था कि हमारे ऊपर से कोई ब्लैंकेट खींचकर नीचे फेंक रहा है। साथ ही साथ जो मेरा बड़ा बेटा था वो कहने लगा कि पापा यही नहीं, हम लोग तो नीचे सोते थे, तो हमें रोज रात में ऐसा लगता था कोई हमारे ही बिस्तर पर आकर सो रहा है, और उसे हम देख तो नहीं पाते थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा हमें सुकड़ कर सोना पड़ता था, क्योंकि हमारे बिस्तर की बहुत सारी जगह वो घेर लेता था। मैंने उन लोगों की ये सारी बात सुनी तो सच में ऐसा लगने लगा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि मैं उस घर से निकल गया। घटना यहीं पर खत्म नहीं होती है। कुछ 1.5 महीने के बाद मुझे मेरे घर के लिए एक पार्टी मिली।
तो मैं उस पार्टी को लेकर अपने घर पर गया, मेरा घर दिखाने के लिए। पार्टी को घर बहुत अच्छा लगा, वो लोग लेने के लिए तैयार थे। मैं काफी ज्यादा खुश था। पार्टी घर देखकर वहां से निकल गई और मैं काफी ज्यादा थका होने की वजह से अपने ही घर पर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। मैं वहीं पर लेटे लेटे सो गया। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे उस घर में अब भी कुछ सामान बचा हुआ वहीं पर रखा हुआ था। तो हमारे हॉल में जो सोफा रखा हुआ था, मैं उस पर बैठे बैठे कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख जब खुली तब घर में बिल्कुल अंधेरा था। मैं अपनी घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि 7 बज चुके हैं शाम के। तुरंत घबरा कर उठा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं अपने घर का दरवाजा खोलने लगा तो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। घर में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी और कुछ ही समय के बाद मुझे एक बदबू आने लगी। वो बदबू ऐसी थी जैसा मानो किसी मांस के टुकड़े को कई दिनों से बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। मैं अपने घर को अच्छे से चेक करने लगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब घबरा कर मैं ये सोचने लगा कि यहां से निकलूं कैसे। मैं अपनी खिड़की में गया और खिड़की में जाकर वॉचमैन को चिल्लाने लगा। वॉचमैन भी तुरंत ही मुझे ऊपर देख के कहने लगा, क्या हुआ साहब? मैंने कहा शायद बाहर से किसी ने दरवाजे को कड़ी मार दिया है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, ऊपर आके दरवाजा खोल। वो भागता हुआ ऊपर आया और दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा कि बाहर से कोई कड़ी नहीं है, आप ताकत लगा के खोलिए। मैं पूरी ताकत लगा रहा था और बाहर से वो वॉचमैन भी धक्का दे रहा था। इसके बावजूद घर का दरवाजा खुलने को तैयार ही नहीं था। एक तो मैं वैसे ही काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा था, और ऊपर से घर की लाइट्स जो कि सो के उठने के बाद मैंने चालू करी हुई थी वो अपने आप बंद हो गई। मैं जब स्विच बोर्ड के पास गया और जाकर स्विच बोर्ड के बटन्स चेक किया तो बटन्स सब चालू थे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे घर में लाइट ही नहीं थी। मैंने घर के अंदर से ही वॉचमैन को चिल्लाया, क्या लाइट चली गई है? वो कहने लगा, नहीं, लाइट तो सभी लोगों की है और बाहर की भी लाइट है, आपकी लाइट नहीं है क्या? मैं उससे कहा, पता नहीं कैसे अपने आप लाइट चले गई है, तू जल्दी नीचे जाके एक बार मीटर रूम में चेक कर। वो तुरंत नीचे गया और जाकर 5 मिनट में ऊपर आया। कहने लगा, लाइट तो है आपकी, मीटर भी चल रहा है, फिर आपकी लाइट कैसे नहीं चालू हो रही है? मैंने कहा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। फिर इतने में उसने कहा कि साहब मैं किसी कारपेंटर को बुलाकर लाता हूँ, हो सकता है दरवाजा जाम हो गया होगा। मैंने कहा, ठीक है, जा जल्दी जाकर बुला कर ला। उसके चले जाने के बाद मेरे साथ उस घर में 2 घटनाएं घटी। पहली घटना ये थी कि मैं सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ गया और फिर मैंने देखा कि मेरे आसपास काली परछाइयां मंडरा रही है। ऐसा लग रहा था वो परछाइयां उस घर में काम कर रही हो। कोई परछाई बेडरूम से निकलकर किचन में जाती तो कोई हॉल में यहां से वहां घूमती हुई नजर आती। मैंने यहां तक ये भी देखा कि एक परछाई मेरे बाथरूम के पास गई और एकदम से गायब हो गई, जिससे ये बात समझ में आई कि शायद वो बाथरूम के अंदर चले गई हो। मैं ये सब देखकर डर के मारे कांपने लगा और डर की ही वजह से मैं पसीने में नहा चुका था। इतना शायद काफी नहीं था कि मैंने इसके बाद एक और चीज देखी। मैंने देखा कि एक परछाई ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अब तक तो वो परछाइयों में से किसी भी परछाई की आंखें, कान, नाक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हुई वो धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी। रूप बदलने से मतलब मेरा ये है कि अब ऐसा लग रहा था वो किसी डेड बॉडी का रूप लेने लगी और एक ऐसी लाश का रूप ले रही थी जो कि पूरी कटी फटी सड़ी गली हो। उसके कान कटे हुए थे, उसकी एक आंख बाहर चेहरे से लटक रही थी। ये सब देखना था कि डर के मारे मेरी चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही मैंने जोर से चीखा वो परछाई एकदम से गायब हो गई हो। मैं अंदर कांपते हुए बस ऊपर वाले को याद कर रहा था कि अचानक घर के बाहर से खटखटाने की आवाज आई और जब मैंने वो आवाज सुनी तो एक पल को मुझे ऐसा लगा कि शायद और भी कुछ बुरा देखना मेरे लिए बाकी रह गया है, लेकिन बाहर
वॉचमैन था। उसने किसी कारपेंटर को लेकर आया था और वो कारपेंटर मुझसे ये कहने लगा कि साहब, जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब तक मैं अंदर आकर देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है। मैंने कहा वो सब छोड़ो, जोर से धक्का दो, क्योंकि अब तक मैं समझ चुका था कि ये दरवाजे की फॉल्ट नहीं बल्कि आत्माएं जो है मेरे घर में, ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रही है। वो दोनों ने मिलकर खूब ताकत लगाई और मैं भी ऊपर वाले का नाम लेकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और फिर अगले ही पल वो दरवाज़ा अपने आप खुला। मैं तुरंत जब घर के बाहर निकला तो मेरी हालत देखकर वो दोनों दंग रह गए। एक अजीब बात यह थी कि जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही घर की लाइट अपने आप आ गई। मैंने स्विच बोर्ड के सारे बटन्स बंद किया, घर को लॉक करके नीचे चले गया और फिर अगले 3 दिन में ही मेरा वो घर का सौदा हो चुका था। तो मैं वो अपना घर बेचा, फिर जोगेश्वरी चला गया। 2 साल जोगेश्वरी रहने के बाद मैं फिर से मीरा रोड लौट आया। आज तो उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कभी अगर उस बिल्डिंग के पास से मेरा गुजर हो जाता है तो सच में डर के मारे मैं आज भी कांप जाता हूँ। इसके बाद में मुझे एक बात ये भी पता चली कि उस बिल्डिंग के बारे में आसपास के सभी लोग ये बात जानते थे कि वो बिल्डिंग भूतिया है, लेकिन पता नहीं कैसे उस समय लोग उस बिल्डिंग में रहते थे। आज पता नहीं वहाँ के सब भूत कहाँ चले गए या वो बुरी आत्माएं कहाँ चले गई, या हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं आता हो, क्या पता क्या है। लेकिन हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को भी किसी नए घर की तलाश है या आप किसी नए घर को खरीद रहे हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो। तो दोस्तों, ये थी सलीम भाई की कहानी। एक बात मैं आप लोगों से और ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में लॉन्ग ऑडियोज़ की डिमांड करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दूसरा चैनल भी है, घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी का। उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल से उस चैनल पर 1 घंटे की वीडियोस आया करेगी, जो कि आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा देगी। तो बस यही थी आज की सभी कहानियाँ। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।